नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। दर्शकों, मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो यूनियन बजट पेश किया, उसके ऊपर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। चाहे व्यापारी सेक्टर की बात करें, चाहे कारपोरेट सेक्टर की बात करें, उनका अलग अलग विचार है किस तरह का बजट। कुछ तो कहते हैं बहुत बढ़िया बजट है, और जो 12,75,000 का ये जो है इनकम टैक्स में छूट दी गई, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता XMLC शेख बशीर हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बजट जो है, कल ये किसी जगह पे बैठे हुए थे, इन्होंने भी बड़ा एनालिसिस किया। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ की यहाँ तशरीफ लाई। शेख साहब, कल का बजट उसको किस तरह से, किस पैमाने पर देखते हैं कि किस तरह का बजट रहा? कल का जो बजट आया है, मेरी नजर में वो एक इलेक्शन बजट है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, उसी के हवाले से उसको तैयार किया गया है, और मैं इसको सही नहीं मानता। इलेक्शन होते रहते हैं, बजट जो है वो जब बनाया जाए, तैयार किया जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो सीतारमण जी ने, ये पहला बजट नहीं उनका, उन्होंने पिछले साल भी बजट पेश किया था, उससे पहले भी बजट पेश किया था। ये 8वां बजट उनका पेश किया गया है। लेकिन महंगाई आसमान को छू रही है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जहां तक आपने कहा कि उन्होंने टैक्स पेयर्स को जो है थोड़ी सी राहत दी है, उसका बढ़ाया है, तो वो तो टैक्स देने वाले हैं ना, जो टैक्स देते हैं, ये उनके लिए है। जी। जिसके पास सुबह का खाना नहीं है, सुबह कमाता है तो शाम को खाता है, शाम को जब सोता है, अगर उसको कोई तकलीफ हो जाए तो सुबह डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है, उसके हवाले से कोई सोचता नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि जनाब 5th कमीशन बन गया मुलाजमों के लिए, 6th बन गया, 7th कमीशन बन गया, इंतजार रहता है जी 8th कमीशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो नौजवान जो बेकार सड़कों पे फिर रहे हैं, डिग्रियां हाथ में लिए हुए हैं, उनके तरफ उनके लिए क्या पैकेजेस दिए जाए, उनके लिए कौन सी स्कीम बनाई जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है ये जी इंडस्ट्रीज के हवाले से कि जी उनको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत या और भी कोई चीजों के। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने देखा कि अगर कोई नौजवान कोई यूनिट तैयार करना चाहता है, लगाना चाहता है, 10 लाख लोन लेना चाहता है, तो वो बैंक वाले पहले देते ही नहीं। वो कहता है 10 लाख लोन लेने के लिए उसको 50 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए। अब जब उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो लोन ले नहीं पाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने 10 करोड़ लेना है, उसको मिल जाएगा। जी। अब 10 करोड़ लगाने से अगर 100 आदमी लग जाता है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये जो दरमियान में एक तबका है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं दी जा रही है, तालीम के बगैर बच्चे जो रह रहे हैं, तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जब लोग वोट देते हैं, तो लोग वोट देते वक्त भी ये चीज का ख्याल रखें कि जिसको हम वोट देते हैं क्या वो इस काबिल है कि इन चीजों को समझेगा। जिस तरह से आपने बात की कि ये जो है सिर्फ टैक्स पेयर जो है उनका बजट है, ये भी कहा जाता है कि ये परचेजिंग पावर इससे बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी? क्योंकि महंगाई तो आसमान को छू रही है, महंगाई के लिए तो कुछ नहीं किया, चीजों के दाम कम नहीं किए। क्या? पहली बात यह है कि मेरा सोच जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज ये दुनिया में नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक वक्त पे इस मुल्क को बचाया, वो इकोनॉमिस्ट था। जी। उसने 2014 तक जो इंडिया को तैयार किया, उस इंडिया के अंदर एक मजबूत इकोनॉमी बनी हुई थी। बिल्कुल। आज जब आपने मुझे ये सवाल किया कि महंगाई आसमान को छू रही है, उसके जमाने में गैस का सिलेंडर जो आम आदमी की जरूरत है वो 600-700 रुपए का था। जी बिल्कुल। और मुझे याद है उस वक्त मरहूम जटले साहब और स्मृति ईरानी जी ने गैस सिलेंडर उठा के 2014 में लोगों के पास गए और कहा देखो जी बहुत महंगा है, लेकिन गैस सिलेंडर, वही गैस सिलेंडर 1500 और 2000 में बिका। और उसके बाद 10 रुपए 20 रुपए कम करके आज भी 800-900 रुपए का है। बिल्कुल। हर एक चीज महंगाई
हर एक चीज में महंगाई बढ़ गई है। टैक्स आम आदमी के ऊपर है, सब्जी के ऊपर भी है, दूध के ऊपर भी है, मक्खन के ऊपर भी है, कोई चीज बची नहीं हुई है। मतलब कि 100 रुपए में 40 रुपए जो है आदमी जो है टैक्स दे रहा है। तो पहली चीज मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो 100 रुपए में 40 रुपए टैक्स दे रहा है तो खाएगा क्या? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जो हमारे मंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मैडम जी, उनको ये सोचना चाहिए कि आम आदमी को सहूलियत कैसे दें। बिल्कुल। आप अगर बड़े पूंजीपति को बचाना चाहते हो या बच जाता भी है, लेकिन जो गरीब दब जाता है तो गरीब ही है जो इस दुनिया को जिंदा रखे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। 100 पूंजीपति मर जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गरीब मर जाता है तो वो बहुत सी चीजें मार देता है। शीर साहब, एक और भी चीज है कि पिछली बार भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है टैक्स में राहत दी थी इस मकसद से कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन उन्होंने टैक्स का फायदा तो ले लिया, बहुत फायदा लिया, लेकिन जो है जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं है। इस बार भी ये इसी तरह से हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स से राहत दी गई। इस बजट में जो टैक्स से राहत दी गई है वो तो वही लोग है ना, उन्हीं को राहत मिली है ना जो टैक्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अभी तक तो इन्होंने, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने कल ही कहा है कि टैक्स के ऊपर एक अलग से भी बजट आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद इसको भी बाईपास कर रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे साथी हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, दूसरी पार्टियों से, वो इस चीज के ऊपर तवज्जो दें कि हिंदुस्तान के अंदर दो चीजों की है। एक तो हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा जो है 220 लाख करोड़ का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको उससे कैसे निपटा जाए। आपका मैक्सिमम पैसा जो है ब्याज में जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत गिर गई है, उसको कैसे बचाया जाए। ये बड़ी चीजें होती हैं जो किसी मुल्क का एक आईना होता है, जो किसी मुल्क का एक सरमाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम हमारी तवज्जो, आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि जीडीपी कितनी है, जीडीपी कम है, ज्यादा है, आम आदमी को इससे नहीं। आम आदमी का होता है कि भाई उसको क्या सुबह का खाना मिलता है, शाम को मिलता है, वो उसी पर ज्यादा तवज्जो देता है। शेख साहब, एक चीज है कि टैक्स दे रहे हैं लोग, टैक्स के बदले में उनको क्या मिल रहा? उनके बदले में तो महंगाई मिल रही है, उनका जीना दुर्भर हो गया है। इतनी महंगाई है, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, खाना नहीं खा सकते, तो फिर टैक्स लेकर वो टैक्स जाता कहाँ है? ये जरूरी चीजें हैं, मूलभूत जरूरतियां, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये कुछ चीजें हैं, शिक्षा जो है इसके ऊपर जो है टैक्स लिया जाता है कि जो जनता है उसको राहत मिल गई, लेकिन टैक्स देने के बावजूद वो इस चीज से वंचित है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि बजट बनाते वक्त 2-3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि इस मुल्क में एक एंड है कर्नाटका में, केरला में जी, तो दूसरा एंड है लद्दाख में। जी बिल्कुल। उधर से चाइना है, उधर से समुद्र है। जो केरला वाले की जरूरत है वो लद्दाख वाले की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जो लद्दाख वाले की जरूरत है वो आसाम वाले की नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह के ऊपर टोपोग्राफी, उनकी जो मुश्किलात हैं वो अलग अलग है। बिल्कुल। और बजट फ्रेम करते वक्त इन चीजों को जहन में रखना बहुत जरूरी है। केरला की सड़कों के ऊपर आप चलेंगे तो वहां एक तरह का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन वही अगर आप लद्दाख में चलेंगे तो दूसरा तरह का अनुभव मिलेगा। अगर हम इस तरफ से नहीं तो मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए सबसे बड़ी पहली चीज जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। हमारे आदमी, हमारे जो छोटे से छोटा मुलाजम है, छोटे से छोटा वर्कर है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो फिर ये फजूल सिस्टम है। अब एक बात और है कि एक्सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर मामले में परेशानी है। अब चूंकि हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे हुकूमत करने वाले सिर्फ धर्म की बातें करने लगे। बिल्कुल। धर्म खतरे में, मंगलसूत्र खतरे में, ये चीजें जो हैं वो मैं समझता हूं कि पूरे इंटेलेक्चुअल्स जो इंडिया के अंदर वो बैठ के ये सोचें, इकोनॉमिस्ट बैठें। अब इकोनॉमिस्ट वैसे भी, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिस्ट बैठ के ये देखें कि कौन सी चीज करनी है। हर एक आदमी का काम बजट की तैयारी नहीं होती है। बजट को बनाने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, लेकिन
बजट बनाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बिल्कुल, लेबरर्स हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए जी, कि भाई अगर एक नौजवान आदमी है, वो पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं है, तो जॉब कैसे उसको मिले, इसका बंदोबस्त होना चाहिए। शेख साहब, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि ये जो है आदमी के परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिस तरह से ये 12 लाख और 75,000 का ये उन्होंने दिया टैक्स रिलीफ दिया है, क्या आपको लगता है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी? मैं समझता हूं कि परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, कोई परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। मैं ये समझता हूं कि जो मेजर्स लिए गए हैं, जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्चने में भी थोड़ी सी संकोच कर रहे हैं। जी जी, वो संकोच इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव है, जो अच्छी कंपनियां हैं उनके ऊपर दबाव है। उनका दबाव इसलिए है कि उनसे उन्होंने जबरदस्ती पैसा छीना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई आदमी हर एक के ऊपर नजर है कि जनाब ये कमाता कैसे है, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको इससे बाहर आना चाहिए। मुल्क को चलाने के लिए एक खुली सोच रखनी पड़ेगी। एक अगर बिजनेस वाला अच्छा बिजनेस करता है तो कुदरती बात है, वो जब बिजनेस करेगा तो पैसा दूसरी जगह पे भी खर्च करेगा, लेकिन अगर उसको आप निचोड़ लोगे तो कैसे करेगा खर्च। शेख साहब, क्या ये बजट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बजट है? क्या लोगों को जॉब जिस तरह से अभी तक तो मुझे नहीं लगता है अब एम्प्लॉयमेंट कोई जनरेट अभी हो नहीं पा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो नहीं होती है, और ना ही कंपनियां जो है वो क्रश हो गई हैं। बहुत सी कंपनियां जो मतलब उनको राहत देने के बावजूद वो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही। मैं सिंपल आपको बताऊं, यहाँ है स्टार्ट ओवर का बड़ा शोर है। शोर है, बिल्कुल। अब अगर 50 आदमी में से 2 आदमी या 100 आदमी में से 2 आदमी स्टार्ट में कामयाब हो गए तो वो कामयाबी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसको फॉलो करना होता है कि एक आदमी ने अगर कोई चीज शुरू की है, उसको देखो मुश्किल कहाँ है। बिल्कुल, बैंक सिर्फ ये देखते हैं कि उसको वापस कैसे पैसा आ जाए। अच्छा, फिर अच्छी बात है, वो भी बैंक मरना भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसको आप पैसा दे रहे हो उसको मदद नहीं करोगे तो वो कहाँ से देगा, उसको सहूलियत नहीं दोगे कहाँ दे। एक आदमी प्रोडक्ट कोई चीज तैयार कर रहा है, अगर वो बिक नहीं रही है मार्केट में तो खरीदार नहीं है तो कहाँ जाएगा, खुदकुशी करेगा। इस बजट में जम्मू कश्मीर की कितनी राहत है आपको लगता है? अभी तो सामने नहीं आया, उम्मीद है क्या कोई कुछ मिलने वाला है? देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है, होम मिनिस्टर साहब से भी बात की है, और क्या नाम है, जो ये निर्मला सीतारमन जी से भी बात की है। और जहां तक मेरा नॉलेज है कि पिछले साल का जो बजट था, जो एलजी साहब को बजट दिया था इन्होंने 1,18,500 करोड़, जी जी, तो स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और यहाँ जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए लिबरल तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे पहले तो स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से ड्यूअल सिस्टम खत्म हो जाए। अभी तो कोई संकेत ही नहीं मिल रहे पार्लियामेंट में, इस तरह के कोई संकेत नहीं। इसका इंतजार किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है, उन्होंने असेंबली के इलेक्शन के दौरान बयान दिए हैं कि हम जी जल्दी करेंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर, इच्छा शक्ति है ही नहीं तो क्या करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी। अगर आप लास्ट में किस पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं? ये जो बजट कल जो बजट आया, इसको ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? इसको मैं कहता हूँ कि ये वर्ड्स की जगलरी है, वो फिगर्स, इतने परसेंटेज है, इतने परसेंटेज है, फिगरों में कोई फिगर्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली जिस वक्त ये चीज आ जाएगी कि किस मद में कितना पैसा आप रख रहे हो और उस पर पर्पस क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा शोर था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मुझे उधर भी नहीं लगता है। बहरहाल इस उम्मीद की जा सकती है कि इस दफा पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो बड़ी मजबूत है, उनका भी हम सुनेंगे, इस पर डिबेट होगा, और बहुत सी चीजें हमारे नॉलेज में भी नहीं है। जिस तरह हम आपस में बहस कर रहे हैं तो उस वक्त खुल के चीजें आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि टैक्स पेयर्स को जितना सिंपल करोगे, बिल्कुल, टैक्स देने के लिए जितना सिंपल करो उतना ज्यादा टैक्स आएगा। जी बिल्कुल। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना कॉम्प्लिकेसी होगी। जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि आप हर एक चीज पे टैक्स लेते हो
और वो टैक्स जो है वो एक तो सेंटर का हिस्सा है, एक स्टेट का हिस्सा है। स्टेट का हिस्सा, बिल्कुल अब वो जब देने की बारी आती है तो वो पैसा वापस नहीं आता है। बिल्कुल वो बहुत सी जगहों पे देखा है। तो उसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए ताकि जब जरूरत होती है तो वो पैसा आना चाहिए। और शेख साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आम लोगों को बजट के बारे में पता है, बजट होता क्या है? सही सिंपल शब्दों में इसको किस तरह से, बजट को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से इनको बताएंगे लोगों को कि बजट क्या होता है? देखिए जी, पहली बात यह है कि बजट होता है कि साल का कितना खर्चा है और कितना आमदन है। और अगर वो आमदन ज्यादा है तो खर्चा कम है तो हम कहते हैं जी बचत है। अगर खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घाटा है। मतलब कि मैं अब सिंपल शब्दों में कि एक घर का बजट जो है एक बनाया जाता है कि परिवार को चलाने की इतनी आपका सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि जब मैंने कहा कि इस मुल्क को 220 लाख करोड़ का कर्ज, 222 लाख करोड़ का कर्जा है और हर एक आदमी कर्जदार है और कर्जा ले लेके मुल्क चला रहे हैं, तो मैं डर रहा हूँ कि किस वक्त क्या सिचुएशन होती है कोई पता नहीं लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।